होटल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कांस्टेंट आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है और आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एवरीडे वर्क करना पड़ेगा, वरना जितना जल्दी इसका ग्राफ पॉपुलैरिटी का ऊपर जाता है उतना जल्दी नीचे आ जाता है। मेरे फादर लेट सरदार मलिक सिंह जी, उनका नाम जो हुआ है इस शहर में या उनकी जो पहचान बनी है उसका सिंपल मैं एक बेटा होने के तौर पे यही बोल सकता हूँ कि वो हार्ड वर्क है। आज कोई भी बड़ी कंपनी आती है तो पहला चॉइस उसका दुर्गापुर होता है, सेकंड चॉइस आसनसोल होता है। हालांकि पर कैपिटा इनकम आसनसोल की दुर्गापुर से कई गुना ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका समाधान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। ये देखिए, गवर्नमेंट तो 70-80 करोड़ नौकरी नहीं दे सकती और मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है पब्लिक का। जो मैं एक बेटा बन के फादर से सीखा हूँ, मैं एग्जैक्टली वही चीज़ अपने बेटों को सिखा रहा हूँ। ये बड़ा एक छोटा सेंटेंस है बट ये रियलिटी है पूरी मेरी स्टोरी की। आसनसोल में फादर ने हमारा बिज़नेस इनका जो शुरू से ही हुआ है ये कोल माइंस कनेक्टेड रहा है। हमारा कभी भी होटल या हॉस्पिटैलिटी लाइन में कनेक्शन नहीं था। 1964 से हमारी कंपनी जहां इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट्स बनाती थी कोल माइंस के लिए, सेफ्टी के लिए। जैसे खदान में जो लोग डोली में नीचे जाते हैं कोयला निकालने के लिए, आदमी उठते हैं उसमें, उसके कुछ सेफ्टी आइटम्स थे जो हमारे फादर ने 1964 से बनाना शुरू किया था और आज तक हम उसको मेंटेन करके चला रहे हैं। द ग्रैंड का जो बर्थ हुआ है माइंड में या एक्चुअल बनाने में, ये 2015 से हुआ था। हमारे पास एक प्राइम लैंड थी आसनसोल में, तो उसको हमने डेवलप करने का सोचा। तो मेरे फादर साहब ने मुझे कहा कि आसनसोल में कोई भी ढंग के होटल अच्छे नहीं हैं, और ये फैक्ट है कि उस टाइम आसनसोल में होटल कोई भी नहीं था, सिर्फ एक ही होता था, आसनसोल इंटरनेशनल होटल। तो जब से हमने भी अपने बचपन से देखा है, तो उन्होंने कहा कि आसनसोल के अपने शहर में एक ऐसा होटल बनाओ जो सबको इस चीज़ पे गर्व महसूस हो और इस शहर का वो एक आइकॉनिक पॉइंट बने। तो उस टाइम से हमने शुरू किया इसका कंस्ट्रक्शन का काम, और 19 में आके इसका जनवरी 19 में इसको ओपन किया है। और भगवान की कृपा से ये एक अच्छा 4 स्टार इसको एक्रेडिशन मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, और बाकी सब लाइसेंसेस स्टेट गवर्नमेंट ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया। द ग्रैंड होटल जिसकी बात कर रहे हैं उसमें 62 कमरे हैं, 3 बैंक्वेट हॉल्स हैं, 2 रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें बार है, ऑफ शॉप है, और बाकी जो एमिनिटीज़ होती हैं स्टार एक्रेडिशन में वो सारी चीज़ें हैं। द ग्रैंड में देखिए, हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसका हॉस्पिटैलिटी का जो मायने हैं, जो रूम्स हैं, जो स्टे है, वो कंफर्टेबल रहे और आदमी जो रह के जाए वो दोबारा आने का इच्छा जरूर करे। होटल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कांस्टेंट आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है और आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एवरीडे वर्क करना पड़ेगा, वरना जितना जल्दी इसका ग्राफ पॉपुलैरिटी का ऊपर जाता है उतना जल्दी नीचे आ जाता है, चाहे वो खाना हो चाहे वो मेंटेनेंस हो। अब बाकी रह गई लोगों की पसंद की बात, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है या कुछ भी है, तो इन सब आदमी कोई भी रहने आता है तो आप चाहे उसको ऑनलाइन सर्च करिए, चाहे लोकल लेवल में आप अपने परिचित लोगों से पूछिए, तो आप फीडबैक जरूर लेते हैं कि शहर में बेस्ट होटल कौन सा है। तो हम लोग ट्रिप एडवाइज़र में वैसे भी 4 ईयर्स से कंटिन्यूस नंबर 1 पोजीशन में हैं, और ये पोजीशन हमारे खुद के कहने से नहीं मिलती, ये गेस्ट के कमेंट्स पे या उनके विचार पे मिलती। देखिए, आसनसोल कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, एक कम्प्लीटली एक इंडस्ट्रियलाइज हब है। यहाँ कॉरपोरेट्स हर कंपनी के अवेलेबल हैं, ऑटोमोबाइल बोलिए, फाइनेंस बोलिए, बैंकिंग बोलिए, सब है। बट आप यहाँ 5 स्टार बनाए चाहे कोई भी स्टार बनाए, आपको एक इकोनॉमिक्स जो है उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर प्राइस स्लैब के अंदर उसको मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि कंपनियों के अफसर आते हैं, उनका एक कंपनी से अलॉटेड होता है कि आप इतने रुपए पर नाइट खर्चा कर सकते हैं, या अब जैसे हमारा कोल इंडिया से टाई अप है, तो कोल इंडिया में हर ऑफिसर का एक ना एक स्लैब सेट है कि उसकी सीनियरिटी के ऊपर में वो सेट होता है। तो उस ब्रांड के ब्रैकेट के अंदर आप रखिएगा तो सक्सेसफुल होइएगा। अगर आप इतनी एक्सपेंसिव चीज़ कर दीजिएगा जिसका आदमी बायर ना हो,
तो वो फिर बिजनेस वाइज इकोनॉमिकली वो सेट नहीं बैठता। देखिए, जब हम 5 स्टार बोलते हैं तो ये जो स्टार्स होता है, ये आम आदमी सोचता है सिर्फ एक बड़े होटल को स्टार बोलते हैं, बट एक्चुअल में स्टार जो होता है, दिस रिप्रेजेंट्स, एवरी स्टार रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फैसिलिटी। चाहे वो बैंक्वेट एक साइज़ का हो, चाहे वो बार हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो 5 स्टार या 4 स्टार या 3 स्टार का मायने जो है, ये सिंपल फैसिलिटीज़ हैं। आज हमारे पास भी सब फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक 5 स्टार में होनी चाहिए, बट हमने 4 स्टार के लिए अप्लाई किया था। तो 5 स्टार होटल का डेफिनेशन आप सिर्फ एक कि और महंगे रूम से या और महंगे खाने से नहीं कर सकते। 5 स्टार का डेफिनेशन क्लियरली फैसिलिटीज़ पे है। देखिए, संक्षिप्त में तो यही बोल सकते हैं कि पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान के साथ पार्टीशन हुआ तो हमारे फादर और उनके 3 भाई और हमारे दादाजी वो इस बॉर्डर के इस पार आकर सेटल हुए, पहले दिल्ली में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका जो मूवमेंट था वो बंगाल की तरफ आ गया। उस समय बंगाल में प्राइवेट कोल माइंस चलती थी, माइंस नेशनलाइज नहीं हुई थी। तो फादर के बड़े भाई साहब जो सबसे बड़े थे वो सबसे पहले आए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने छोटे भाइयों को भी बुला लिया। तो उस समय यहाँ पे उन्होंने जो छोटा मोटा काम शुरू किया, यहाँ पहले वो कुछ समय तक बिलिया तोड़ में भी रहे हैं। लौदुहा के साथ जगह है, वहाँ कि सदारों का शुरू से ट्रांसपोर्ट से कनेक्शन रहा है। तो उन्होंने बड़े भाई साहब हमारे ताऊ जी थे, उन्होंने गाड़ी खरीदी थी, उसमें कोयले का ट्रांसपोर्ट करते थे, डिपो था कोयले का। मेरे फादर लेट सरदार मलिक सिंह जी जो थे, वो उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। वो पार्टीशन के बाद, जैसे मैंने बोला, यहाँ आके सेटल हुए हैं। उनका आप अगर पूछेंगे तो उनका नाम जो हुआ है इस शहर में, या उनकी जो पहचान बनी है, उसका सिंपल मैं एक बेटा होने के तौर पे यही बोल सकता हूँ कि वो हार्ड वर्क है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपनी यंग डेज़ में, अपनी कंपनी बनाने में, अपना घर बार या फैमिली लाइफ को बनाने में, या अपनी फैमिली को सेटल करने में, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में उन्होंने बहुत हार्ड वर्क करी है। क्योंकि उस टाइम ज़माना बहुत डिफरेंट था, आज हाईटेक है, पहले उस टाइम कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ डिजिटल कुछ नहीं था। हर सब कुछ बेसिक करना होता था, सब कुछ खुद करना होता था। तो उन्होंने माइंस में, कोल इंडिया में जितनी कंपनीज थी, उन्होंने उसमें बहुत मेहनत करके कई आइटम्स बना के डेवलप करके आगे बढ़े, जो कि जिनमें से कुछ चीज़ें हमारी कंट्री में पहली बार डेवलप हुई थी, सेफ्टी के लिए कोल माइंस में यूज़ होती थी, वो उन्होंने फर्स्ट टाइम डेवलप करी थी हमारी कंट्री में। और ये जितना भी आज मेरा बेस है या जो भी हमारा बेस है, ये सारा उन्हीं का दिया हुआ है। हर चीज़ जो हम बना रहे हैं या पहले बना चुके हैं, इसमें पूरा 99% नहीं 100% जो है उन्हीं की देन है। हम सिर्फ एक नेक्स्ट जनरेशन हो के उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे समझ से बहुत बड़ी बात है। अगर एक जनरेशन जो है नेक्स्ट जो आती है, वो नीचे किसी ग्राफ को ना जाने दे, एटलीस्ट उसको मेंटेन करके अगर ऊपर ले जाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो कम से कम उस लेवल को, चाहे वो फाइनेंशियल हो या रेपुटेशन हो या कुछ भी हो, उसको मेंटेन करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी हाल फिलहाल में एक नया प्लांट इंपोर्ट किया है चाइना से। स्टेनलेस स्टील में हम घुसे हैं। नया स्टेनलेस स्टील पाइप्स जो हैं जिंदल से रॉ मटेरियल लेके, वो हमने नया सेटअप किया है, स्वर्ण पाइप्स एंड ट्यूब्स। ये सोच प्राइमरीली इस प्लांट का सेटअप करना मेरे लड़के बेटे की सोच है, उदयवीर सिंह नाम है उनका। क्योंकि हम ट्रेंड एक ह्यूज देख रहे हैं कि लोहा और लकड़ से आदमी हट के स्टेनलेस स्टील में जा रहा है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कम है, प्रेजेंटेशन बेटर है। और स्टेनलेस स्टील, आप आज के दिन में ये हाल हो गया कि कोई घर या कोई ड्राइंग रूम या कोई ऐसा बाथरूम नहीं है जहाँ के स्टेनलेस स्टील का यूज़ नहीं। तो उसी को माइंड में रखते हुए हमको लगा कि एटलीस्ट 8-10 साल इसका फ्यूचर अभी ज़रूर ब्राइट है, उसको नज़र रखते हुए ही हमने ये प्लांट सेटअप किया। देखिए, ग्रैंड लाइट्स एंड हार्डवेयर जो है, उसका मेन पर्पस था
कि लाइटिंग आज के दिन में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया हम लोगों की ज़िंदगी में। पहले हमारे यहाँ सिर्फ एक हम फ़िलिप्स का बल्ब लगा लेते थे या ट्यूब लगा लेते थे। आजकल लाइटिंग में ऐसी चॉइस आ गई है कि एक समंदर बन चुका है। तो जब हमने होटल बनाया उस टाइम मैं चाइना से लाइट्स इंपोर्ट करके लाया था, और हमने सोचा कि इस शहर में क्यों ना एक ऐसा शोरूम खोलें जिसमें लाइट्स और हार्डवेयर का टॉप एंड का अवेलेबिलिटी हो, तो और वो अफोर्डेबल भी हो कि कोई भी आदमी चाहे वो ख़रीद के अपने घर में लगा सके। और आज वही हो रहा है कि आम इंसान जो एक फ्लैट ले रहा है या छोटा मोटा घर भी ले रहा है, वो भी आके वहाँ से लाइटें ख़रीद के लगा रहा है। देखिए, आसनसोल में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है शहर में। ये पूरा मिनरल से घिरा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ ज़बरदस्त प्रेजेंस है। अब रेल बोलिए, सेल बोलिए, कोल इंडिया बोलिए, और पता नहीं कितने नाम मैं भूल भी रहा हूँगा। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप जो भी कह रहे हैं कि हम दूसरे कुछ शहरों से पीछे क्यों रह गए हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। यहाँ जो भी डेवलपमेंट हुआ है, किसी ने सुंदर घर बना लिया या किसी ने सुंदर मॉल बना लिया, तो वो पर्सनल कैपेसिटी में बना लिया। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो मेरे हिसाब से हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीज़ पीछे रह गई है। और साथ वाले हमारे दूसरे शहर, जैसे आपने नाम लिया दुर्गापुर का, वो प्लान्ड वे में बहुत आगे निकल गए। आज कोई भी बड़ी कंपनी आती है तो पहला चॉइस उसका दुर्गापुर होता है, सेकंड चॉइस आसनसोल होता है। हालांकि पर कैपिटा इनकम आसनसोल की दुर्गापुर से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि यहाँ पर एडवांस सोच में नहीं देखा कि 10 साल बाद क्या हाल होगा। आज एक ही जीटी रोड है हमारे पास, जिसमें जिसको देखिए जीटी रोड के ऊपर दुकान लेना चाह रहा है, लेकिन जगह है नहीं। तो अगर इसका कुछ पैरेलल डेवलप किया होता, न्यू सिटी या न्यू आसनसोल, आप देखिए ना, न्यू दिल्ली का एनसीआर डेवलप हो गया, चंडीगढ़ का न्यू चंडीगढ़ डेवलप हो गया, हर शहर ने उसने अपना ब्रांच बना लिया। लेकिन हम अभी भी इसी एक रोड के ऊपर में, माने हमारे आर्टीरियल रोड्स में कुछ डेवलपमेंट बोल के कुछ नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है और ये हर बिज़नेस को हैम्पर करता है। आप बाज़ार चले जाएं आज के दिन में, अभी निकल जाएं, तो आपको गाड़ियों का ऐसा रश मिलेगा, क्योंकि एक सड़क है और रोज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर में सैकड़ों गाड़ियों की सेल है, चाहे वो कार है, चाहे वो बाइक है, चाहे स्कूटर है। तो जगह तो उतनी है और गाड़ियों की सेल भयानक होती जा रही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का जो है वो डेवलप कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। अब जैसे सृष्टि नगर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना है तो कुछ आबादी वहाँ चली गई, जेनेक्स बना है तो कुछ आबादी वहाँ चली गई। इसी को और गवर्नमेंट की मदद से प्राइवेट सेक्टर चाहे मिल के करे, चाहे गवर्नमेंट अकेले करे, शहर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सीमित रह गए एक ही सड़क पे। हमारे पास जो प्रेजेंस है, आपने सेल बोला या रेल बोला या कोल इंडिया बोला, ये एज इट इज़ एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है। आप आज ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है। हम लोग आ जाते हैं प्राइवेट बिजनेसमैन में, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर में, वो गवर्नमेंट सेक्टर में आज भी सैलरीज बहुत हैंडसम हो गई हैं, बहुत अच्छी पेरोल्स हो गई है, तो कमी उस साइड में भी किसी चीज़ की नहीं है। आज आप कुछ भी प्रोजेक्ट बनाते हैं आसनसोल में, चाहे वो फ्लैट बन रहा है, चाहे कुछ भी बन रहा है, कोई भी बच नहीं रहा, सारा बिक जा रहा है। आपने पूछा कि शहर के डेवलपमेंट का कहीं क्यों ना क्यों हम पीछे रह गए किसी चीज़ से। इसका जवाब है कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग से हो सकती है कि आप आज से 10 साल आगे की प्लानिंग करें या आज से 5 साल आगे की प्लान करें। आज हम जीटी रोड के ऊपर जो हमारी मेन सड़क है आसनसोल की, ये इसके ऊपर एक फ्लाईओवर बना होता। आज कोलकाता एजेसी बोस रोड में L&T ने लोहे को फैब्रिकेट करके फ्लाईओवर बना दिया, जिसको हम रोज़ यूज़ करते हैं वहाँ। तो वैसा कुछ यहाँ भी हो सकता था, ऐसा कुछ भी अनअचीवेबल नहीं है जो नहीं हो सकता। तो इसमें तो विल चाहिए काम करने का, ये तो सरकार की चीज़ है। इसमें हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो उसमें घुस के कर नहीं सकता कुछ। हम अपनी ज़मीनों को लेके ब्यूटीफाई कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को लेके कर सकते हैं, बट प्लानिंग और डेवलपमेंट तो एक गवर्नमेंट सब्जेक्ट है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो आसनसोल छोड़ के कहीं गए हों। माने मेरे जान पहचान में जो हैं वो बहुत कम ऐसे पुराने बिजनेसमैन हैं जो कोई भी यहाँ से छोड़ के, क्योंकि जिनकी 2-3 जनरेशन यहाँ रह गई है, बड़ा टफ हो जाता है किसी को भी। हमारा खुद के घर हैं दूसरे शहरों में, लेकिन हम नहीं छोड़ के जा सकते क्योंकि हमारा दाना पानी यहाँ लिखा है। बट हर आदमी चाहता है कि जिस शहर में वो है वो और उन्नति करे और डेवलप करे। आज आप बाईपास देखिए हमारा,
हम जिसको NH2 बोलते हैं, आज बाईपास में हमारी कोई हैवी प्रेजेंस किसी चीज़ की है ही नहीं। आप यहाँ से लेके जुबली मोड़ तक चले जाएं, आपको 5-7 ढाबे मिलेंगे। अब जुबली मोड़ से 4 पॉइंट तक चले जाएं, एक आपको DPS स्कूल मिलेगा और एक जुपिटर सर्विस मिलेगी। सो कोई ये चीज़ें आज के डेट पे आसनसोल जैसे शहर का बाईपास में पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो डेवलप नहीं हुआ और हम लोग सबके सब आसनसोल के अंदर ही रह गए। देखिए, महिंद्रा ऑटोमोबाइल बाहर गया, ये एक प्लस पॉइंट हुआ। एटलीस्ट गाड़ियों के शोरूम बाहर जाने लगे, टाटा का गया, बाहर गया। उसी तरह से शहर की डेवलपमेंट बाईपास में नेक्स्ट जाती है। जब शहर पैक्ट हो जाता है, आप किसी भी बड़े शहर को देख लेंगे तो उसकी नेक्स्ट असर बाईपास पे होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का बाईपास जो है, ज़मीनें तो वहाँ बिक रही हैं, हैंड्स चेंज कर रही हैं, राम से श्याम ले ले रहा है, श्याम से कोई और ले ले रहा है, बट लैंड सेल शहर का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। डेवलपमेंट तो तभी होगा जब उसके ऊपर कोई बिजनेस एक्टिविटी शुरू होगी। नहीं, मेरा कोई जॉइंट फैमिली बिजनेस नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरे साथ है, वही ग्रैंड होटल चलाता है, और छोटा बेटा मेरा अभी पढ़ रहा है एजुकेशन में, अब्रॉड है। वो भी आएगा तो काम पे लगेगा, जल्द आएगा, और उसको भी काम पे लगना है। उम्मीद है कि वो भी इसी सेक्टर में आगे काम बढ़ाएगा। हमारा न्यूक्लियर फैमिली है, कोई जॉइंट फैमिली नहीं है। कोई भी पिता चाहता है कि बिज़नेस में जो हो, कि उनके बच्चे आगे आके नए वेंचर्स शुरू करें, अपनी काबिलियत पे करें, अपनी हिम्मत पे करें। और ये जैसे मैंने आपको 2 एक काम बताए हैं, ये हमारे अगली जनरेशन की ही हिम्मत है। मैं तो इसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मैं खुद एक लेवल के बियॉन्ड आदमी थक जाता है। तो ये सब बेटे का ही सोचना था, चाहे जो भी मैंने आपको 1-2 चीज़ें बताई हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, बेटा मेरा उदयवीर सिंह नाम है उसका। वो एजुकेशन ख़त्म करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके जब आए, तब उनका वो पहले उसने होटल का चार्ज संभाला सारा। उसके बाद उसने ये नए वेंचर्स जो 2 हैं शुरू करने का मेरे को बोला कि मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने एज अ फादर, जैसे मेरे फादर ने मेरा साथ दिया था, मैंने उसका साथ दिया है कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। जितना मेरा एफर्ट हो सकेगा, जो हम इनपुट दे सकेंगे, वो ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही ये एक्चुअली एक रिपल इफ़ेक्ट है। एक बिज़नेस खुलता है तो शहर में उसका असर बढ़ता है, ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट होती है, ऑटोमेटिक काम बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। ये एक रिपल इफ़ेक्ट है कि मैं करूँ या किसी कोई और फैमिली करे या कुछ भी करे, ये कॉमन है सबके लिए। देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि हमारे कंट्री में ना एक होड़ लगी हुई है सरकारी नौकरी, ये नौकरी, वो नौकरी के लिए। मैं ये नहीं समझ पाता कि लड़के बिजनेस में क्यों नहीं जाते। ठीक है, पूंजी लगती है, हर आदमी आज हमको इंडिपेंडेंस में 75 साल हुए हैं, तो बड़े से बड़ा आदमी हिंदुस्तान का उस समय में कोई भी तो पैसे वाला नहीं था, सब स्क्रैच से शुरू हुए हैं। अब जितनी बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनते हैं, सब बोलते हैं हम स्क्रैच से शुरू हुए हैं। तो ये भी जब एक लाइफ स्पैन एक आदमी को वो भगवान ने दिया है, तो चाहे वो स्क्रैच से शुरू हो, चाहे आज तो बैंकिंग इजी हो गई है, गवर्नमेंट भी सपोर्टिव हो गई है, आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। बिजनेस करके मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका समाधान सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। ये देखिए, गवर्नमेंट तो 70-80 करोड़ नौकरी नहीं दे सकती, ये तो सोचने वाली बातें हैं, ना हो सकती है, ना होंगी कभी। अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस में और घुसें, जो उनका माइंड इतना शार्प है, तेज है आज के दिन में, वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर देंगे। और इसका कोई गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। जो प्रॉफिटेबिलिटी ये अचीव कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब का हमारे हिंदुस्तानी माइंडसेट में एक सिक्योरिटी लेके बैठा हुआ है कि ये सिक्योर है, सिक्योर है, सिक्योर है, बट जॉब्स तो उतनी है नहीं ना। तो उसके लिए वेट कर करके एक लाइफ स्पैन ख़त्म कर देने से बेटर है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाएँ और खुद कुछ ना कुछ करें। ऐसे हज़ारों केस है जो लड़के सक्सेसफुल हुए हैं। आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारी पेरेंट बॉडी है यहाँ, जिसके अंडर गुरुद्वारे हैं 2, कई स्कूल हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसका प्रेसिडेंट बने हुए मुझे तकरीबन 4 साल से थोड़ा ऊपर हो गया है। और इस दौरान ये
बेसिकली मैं बचपन से अपने फादर के साथ जब उनको देखता था कि उनका भी टेन्योर बहुत लंबा था, वो भी 18-19 साल प्रेसिडेंट रह चुके थे इस पोस्ट में, तो बड़ा कुछ मैं उनको बैठ बैठ के उनकी बातें सुनता था, देखता था, समझता था। तो ये पूरी लेगेसी मुझे उनसे ही मिली है। देख के मैंने सोचा कि उनका जो काम कर रखा था उन्होंने, उसको क्यों ना हम एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाएं। उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्योंकि एक जनरेशन शिफ्ट हुआ और हमने अपनी बेस्ट कोशिश करी कि पहले हमारे जो गुरुद्वारे जो बहुत पुरातन बिल्डिंगों में बने हुए थे, पुराने बिल्डिंगों की हाल बड़ी जर्जर हुई पड़ी थी, उनको पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, हमने मुर्गा साउल का गुरुद्वारा नया बनाया है, जो कि मुझे लगता है आज की डेट में बंगाल में वन ऑफ द अच्छे गुरुद्वारों में से है। गोदली गुरुद्वारा को हमने, जो सबसे पुराना गुरुद्वारा था आसनसोल का जीटी रोड के ऊपर में, उसकी पूरी बिल्डिंग डेमोलिश करके आज उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे ज़मीन से खड़ा हो रहा है। अभी भी वहाँ काम, जब वहाँ पर हम बात कर रहे हैं वहाँ काम कंटिन्यूस चल रहा है, उसको नया कर रहे हैं। स्कूल जो एजुकेशन हमारा बैकबोन है, उसको हमने बहुत प्रमोट किया है, स्पेशली जो हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है सीबीएसई में, हम उसको एफिलिएट कराने जा रहे हैं। और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो हमारे हैं उसमें भी हमने बहुत स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का कोशिश किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो मैनेजमेंट कमेटी का उसमें जिस जिस जगह में इन्वॉल्वमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और मुझे लगता है रिजल्ट्स आप हमारी कम्युनिटी में भी घूम के पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना बड़ा चेंज लाया है इसमें। एक सामाजिक सेवा करने में जो सेटिस्फेक्शन है, पर्सनल तो आदमी ज़िंदगी भर अपने लिए करता है, खुद के लिए करता है, बच्चों के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, बट आप एज ए सोसाइटी के लिए अगर कुछ कर पाते हैं और अगर उसको लोग अप्रिशिएट करें तो उसकी फीलिंग एक अलग लेवल की है। उसमें नो डाउट एक मन को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि स्पेशली सिर्फ कर देने से नहीं, उसकी अप्रिसिएशन होने से, तो उसको जेन्युइनली पब्लिक लाइक करे या हमारा समाज लाइक करे या सिख समाज लाइक करे, तो उसमें एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो कि भगवान की कृपा से मुझे हमारी जो सिख संगत है उसने बहुत दिया है। बुज़ुर्गों ने, हमारे मेरी खुद की उम्र के लड़कों ने, लोगों ने, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि बिना आप ऐसी चेयर में बैठ के बिना पब्लिक सपोर्ट के भी चेंज नहीं ला सकते। ये ऐसा का चीज़ नहीं है जो आप अकेले आपने अपने किसी प्राइवेट कंपनी में कोई ऑर्डर दे दिया वो इम्प्लीमेंट हो गया, आपको इसमें मास सपोर्ट चाहिए होता है। और मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है पब्लिक का। पिछली बार भी जब मैं चुन के आया हूँ, तकरीबन 1 साल हो गया मुझे, 14 महीने हो गए हैं, तो आसनसोल के रिकॉर्ड मेजॉरिटी से मुझे संगत का प्यार मिला और उन्होंने मुझे चुन के भेजा। और अच्छा लगता है अगर आपके ऊपर लोग विश्वास करें, फीलिंग अच्छी है, क्योंकि हमारी गिनती उतनी बड़ी तो है नहीं। हमारी सिखों की ओवरऑल इंडिया में भी गिनती है एक सीमित परसेंटेज तक है, आसनसोल में भी वैसी है। तो जब हम इतने बड़े पद्धर पर या पैमाने पर काम करके दिखाते हैं, दूसरी कम्युनिटी वाले भी हम लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उनका भी हमको बहुत सपोर्ट मिलता है इस चीज़ में। मैं अमरजीत सिंह भरारा अपने आप को ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि मैं एक अच्छी फैमिली से, आसनसोल की सिख फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब लेट मालिक सिंह भरारा जो थे वो काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे आसनसोल में, सिखों में भी और बाकी समाज में भी उनकी बहुत अच्छी इज़्ज़त मान सम्मान था। और उनकी लेगेसी को लेके ही मैं अपने आप को आगे बढ़ाने की, उनका बड़ा प्रभाव रहा है मेरे ऊपर, मेरे एक्शंस पे, मेरे बिज़नेस के स्टाइल पे, मेरे काम करने के तरीके पे। उनका बहुत एक हर बच्चे का होता है फादर पे, मैं कुछ अलग नहीं हूँ। और उसी को लेके मैं, चाहे मेरी बिज़नेस लाइफ है, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ है, चाहे मैं एज ए फादर हूँ या एज ए हस्बैंड हूँ, उसको लेके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और मन में यही रहता है हमेशा कि अपने परिवार की इज़्ज़त को मेंटेन करके फादर बाबूजी का नाम को हमेशा मेंटेन करके रखें। जो मैं एक बेटा बन के फादर से सीखा हूँ, मैं एग्जैक्टली वही चीज़ अपने बेटों को सिखा रहा हूँ। ये बड़ा एक छोटा सेंटेंस है, बट ये रियलिटी है पूरी मेरी स्टोरी की। मैं अपने फादर से जो एक्सपीरियंस लेके सीखा, उनके ह्यूमन हैंडलिंग का तरीका सीखा, उनके काम करने का तरीका सीखा, वही एक्सपीरियंस लेके ये मैं अपने आगे सेकंड जनरेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको इसी ट्रैक पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।